हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब अर्नब को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ तो तब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैसे मैनेज किया, उसका क्या शेड्यूल होता था, पूरा दिन की जो एक्टिविटीज़ होती थी उसकी, तो किस तरह से जो था वो अर्नब का पूरा दिन जाता था। तो पहले का स्टार्टिंग का भी शेयर करूंगी और अभी का भी शेयर करूंगी कि अभी कैसे पूरे दिन का शेड्यूल होता था। ऑब्वियसली आप लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि मतलब आप अपना शेड्यूल शेयर करें, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। तो आप जैसा कि जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैंने 2 थेरेपी सेंटर जो हैं वो चेंज किए थे। पहले वाला जो थेरेपी सेंटर था वहाँ पे मेरा सुबह का टाइम होता था 8 बजे गाइस, और वो घर के पास नहीं होता था, घर से दूर होता था, तो मुझे बस में जाना पड़ता था। सीधा बस था तो मैं बस में जाती थी छोटे से अर्नब को लेके। जब अर्नब आई थिंक 2.5 ईयर का था तो उठा के उसको, मतलब ये होता था कि पीठ पे एक बैग होता था और साथ में अर्नब को उठा के फिर बस में जाती थी। मैं बस में जाती थी गाइस, क्योंकि बस अर्नब को बहुत पसंद थी। जब भी वो बस में बैठता तो वो एक्साइटेड हो जाता था। मुझे ऐसा फील होता था कि कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है सराउंडिंग की तरफ, तो इसलिए मैं उसके लिए बस में जाती थी। तो 8 बजे का सेशन होता था, तो 8 बजे से पहले जल्दी उठ के मेरा सारा खाना वाना बना के हस्बैंड को ऑफिस भेज के हम लोग मैं 8 बजे जो है वो मतलब उसकी ओटी के लिए चली जाती थी। और वहाँ पे 8 बजे जो है वो ओटी स्टार्ट होती थी। 1 घंटे का सेशन होता है और 1 घंटे के बाद अपने साथ में ना कुछ खाने के लिए ले जाती थी, क्योंकि सुबह अर्नब इतना जल्दी कुछ खाता नहीं था। वो सिर्फ दूध पीता था उस टाइम पे, दूध पिएगा और कुछ बिस्किट वगैरह खाएगा। और उधर मैं उसको छोटा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा खाना उसको, जब भी ओटी उसकी फिनिश हो जाती तो उसके बाद बस स्टैंड पे हम लोगों को फिर से बस लेना होता था, तो थोड़ा सा खाना मैं उसको ले जाती थी। उसमें कुछ एप्पल रहेगा या ओनली 2 बिस्किट ही रहेगा या कुछ ड्राई फ्रूट रहेगा। तो बस स्टैंड पे उसको हैबिट पड़ गई थी कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पे बैठती थी तो मेरा बैग देखने लग जाता था कि कहाँ है खाने के लिए। तो वो खा के तब तक हमारी बस आ जाती थी, फिर हम लोग वापस आ जाते थे। तो वापस आके सीधा, मैंने पहले भी बताया था कि डे केयर भी मैंने 2 मतलब स्टार्ट किए थे। पहले वाले में अर्नब ने एडजस्ट नहीं किया था, बहुत रोया था 10 दिन। फिर आंटी ने खुद मना कर दिया कि ये नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो फिर जो मेरा नीचे हमारा फ्लैट था और ऊपर आंटी का एक और फ्लैट था, तो वो वाली आंटी जो है वो अर्नब को उसकी तकलीफ़ समझ के और मेरी परेशानी समझ के वो अर्नब को रखने के लिए रेडी हो गई थी। उनके पास ऑलरेडी 2-3 छोटी मतलब 2-3 छोटी बच्चियां थी ऑलरेडी। तो मुझे चाहिए था कि अर्नब का थोड़ा सोशलाइजेशन हो और वो बच्चों के बीच में रहे। और क्योंकि वो बच्चियां पूरा दिन आंटी के पास रहती थी तो वो हम लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करती थी, तो कहीं ना कहीं अर्नब उनको जानता था। तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती थी कि अर्नब मतलब ऐसी 2-3 बच्चियों के बीच में रहे 1 से 1.5 घंटा, पर वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क की थी। तो सीधा थेरेपी से आने के बाद अर्नब कपड़े अपना पूरा चेंज करके और फिर जो उसका खाना होता था, ब्रेकफास्ट जो भी मुझे उसको खाने को देना है, वो चुपचाप एक टिफ़िन में लेके आंटी के पास ही खाता था ऊपर जाके। वो चुपचाप, उसको रास्ता पता चल गया था, तो डेली मैं उसके हाथ में वो टिफ़िन लेके और वो टिफ़िन लेके चुपचाप खुशी जंप करते करते वो मतलब चला जाता था आंटी के पास। उधर जाके वो 1 से 1.5 घंटे तक रहता था। आंटी उसका सब कर देती थी। मैं पहले भी प्रेज़ करूँगी, आंटी वो मेरे लिए एंजल थी। मतलब इवन वो पॉटी भी, मतलब अगर टॉयलेट में करता है, सोचो उस टाइम भी वो पॉटी ट्रेन हो गया था। ये बहुत अच्छी बात थी अर्नब की। तो वो सीधा मतलब टॉयलेट के पास खड़ा होता था तो आंटी मुझे बोलती थी कि हाँ आज वो पॉटी करने गया था, तो देखो आंटी वॉश भी कर देती थी। मतलब इतना, मतलब कौन करता है आज की डेट में। मतलब वो तो मेरे लिए सच में एंजल है और हमेशा खुश रहे आंटी। तो इस तरह से 1 से 1.5 घंटे तक क्या होता था, मुझे आके फिर से घर का काम करना होता था। लाइक जो झाड़ू पोछा या सब कुछ है, बर्तन वॉश, ये सब कुछ मैं 1-1.5 घंटे में फिर से फिनिश करके फिर 1-1.5 घंटे के बाद मैं अर्नब को वापस लेके आती थी। फिर होता था हमारा, मतलब जो भी मुझे ओटी का जो सेशन होता था गाइस, जो मुझे एक्टिविटीज़ करवानी है ओटी के लिए, तो मतलब पहले तो मैं कुछ
ज़्यादा नहीं करवाती थी, क्योंकि एक ही महीना मैंने उस थेरेपी सेंटर में करवाया था, तो वहाँ से मुझे कुछ पता नहीं लगा। आई डोंट नो, ये मुझे समझ में नहीं आता है आप लोगों के थेरेपिस्ट भी क्या ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे जाके वो लोग कुछ नहीं बताते थे कि घर पे जाके क्या करना है, ना तो वो 1 घंटा अर्नब को कुछ करवा पाते थे वहाँ पे, तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। फिर भी लेकिन मैं थोड़ा बहुत सॉर्टिंग मैचिंग ये सब करवाने का कोशिश करती थी, तो वहाँ पे मुझे कंप्लीटली कुछ नॉलेज नहीं हुआ, कुछ आइडिया नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो थेरेपी सेंटर छोड़ दिया था और दूसरा वाला थेरेपी सेंटर मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जो थेरेपिस्ट था उसने 1 घंटे का पूरा कंप्लीट एक्टिविटीज़ का मुझे सेट बना के दिया था, वही वो वहाँ पे भी करवाते थे और मुझे घर पे करना होता था, जिसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो वो 1 घंटे का जो थेरेपी का सेशन है गाइस, फिर वो मैं पूरा उसको करवाती थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो जो ओटी एक्टिविटीज़ का जो वीडियो मैंने डाला है, वो जो एक्टिविटीज़ थी अर्नब उनको ईजिली कर लेता था और इन्जॉय करता था उनको करवाने में। लाइक जो टेक्सचर होता था वो स्मूथ हो जाता था, मतलब रिलैक्स हो जाता था, सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो कंफर्टेबली करने लगा था गाइस। तो वहाँ से जो ओटी का सेशन है उससे अर्नब का जो सिटिंग मतलब जो टॉलरेंस है वो इम्प्रूव होने लगा था। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग भी ओटी विदाउट थेरेपिस्ट, अगर आप ओटी होम पे कर रहे हो, अपने घर पे ही करना चाह रहे हो, करते हो, तो प्लीज़ एक सेशन बनाइए 1 घंटे का और उसको डेली आप 2 से 3 टाइम्स आप रिपीट कीजिए। वो सेशन कैसे अरेंज करना होता है गाइज, वो जैसे कि मेरा जो ओटी का जो सेशन होता था उसमें आप देखते हो कि जो सेंसरी इश्यूज़ की एक्टिविटीज़, फाइन मोटर स्किल्स, राइटिंग एक्टिविटीज़, ब्रेन जिम भी उसमें होता था, लेकिन उसमें मैंने नहीं डाला है। ब्रेन जिम भी आप कोई भी एक्टिविटी उसमें ऐड कर सकते हो। तो जो 1 घंटे का ओटी का जो आपका सेशन होता है उसमें आप जो अपने बच्चे के जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ डालिए। फाइन मोटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक मैं पैक बोर्ड यूज़ करती थी या क्लिप्स उससे लगवाती थी या क्ले का यूज़ करती थी, या हम लोग राइटिंग करवाते हैं, तो वो एक एक्टिविटी, वो कुछ एक्टिविटीज़ उस सेशन में डालो। और सेंसरी जो भी टच सेंसिटिविटी है या ओरल मोटर सेंसरी इश्यूज़ हैं या ईयर का है, जो भी ऑडिटरी रहता है, वो जो भी सेंसरी इश्यूज़ हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करवाते हो वो भी उस 1 घंटे के सेशन में डालो। और फिर जो मोटर स्किल्स होती हैं, लाइक जो हम लोग बच्चे को टास्क देते हैं, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्टर रख के, जैसे कि मैं 2 पिल्लू रख देती थी और फिर एक टेबल पे मैचिंग करने के लिए उसको देती थी कि हाँ ये यहाँ से ले जाओ लॉयन, और दूसरा मैचिंग का बोर्ड उसका आगे होता था, तो उसको 2 बार जंप करके जाना है, वहाँ पे मैच करना है, फिर वापस जंप करके आना है, फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट उठाना है, उसको मैच करा के आना है उधर से। तो इस तरह से थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करने का है वो भी बच्चे का इम्प्रूव होता है। तो उसी में जो आप फिर लास्ट में आपको वो डीप प्रेशर भी देना है उसमें बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो इस तरह से आपको 1 घंटे का जो ओटी का सेशन है, ऑटिज़म के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक साथ रखो। ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार आप सुबह कुछ करा रहे हो फिर दोपहर को करा रहे हो। इससे क्या होता है, अगर आप 1 घंटे का सेशन बनाते हो तो एक तो वो रेगुलर हो जाएगा, मतलब वैसे भी किसी भी सेंसरी इशू को या फिर ऑटिज़म के किसी भी सिम्टम के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको रेगुलर करते हो, कुछ मंथ या कुछ साल, अदरवाइज़ उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो डेली अपना जो दिन का आप काम करते हो उसमें से टाइम निकालो, 1 घंटा सुबह निकालो, 1 घंटा शाम को निकालो। आप श्योर हो जाओगे कि मैं जो सिम्टम्स हैं उनके लिए मैं डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, तो उसका मुझे टेंशन नहीं होता था। वो रोज़ मुझे 2 टाइम वो सेशन रिपीट करना होता था, मैं उसको रिपीट करती थी। तो 1 घंटा मैं सुबह उसको रिपीट कर देती थी 1 घंटे में, फिर जैसे ही वो 1 घंटे के बाद फिर मैं उसको फ्री छोड़ देती थी, थोड़ा वो मेरा हो गया, फिर मैं उसको फ्री छोड़ दूंगी। और उसके बाद फिर मैं मतलब जो मेरा लंच वगैरह होता था उसको खाने के लिए कुछ बनाना है, फिर से हम लोग मतलब वो बनू के तब तक वो अपना खेलता था, उसको मैंने ब्रेक दे दिया, वो फ्री है अभी, जो कुछ भी करना है उसको वो कर सकता है। तो फिर जब खाना वाना बना के दोपहर का उसको खाना खिला के उसके बाद फिर मैं 1 घंटा उसको फिर बिठाती थी। फिर मुझे करना होता था कुछ लर्निंग का, जैसे उसकी राइटिंग, उसके अल्फ़ाबेट, उसकी लैंग्वेज, ये पिक्चर पॉइंटिंग, ये सब सारा मुझे कवर करना होता था। फिर से 1 घंटा मैं उसको लगवाती थी लंच के बाद। तो
उसके बाद मैं उसको थोड़ा सुलाने का कोशिश करती थी, हालांकि आधे से 1 घंटा मुझे उसको सुलाते सुलाते ही हो जाता था, तब जाके वो सोता था। और सोता था तो आधे 1 घंटे के लिए सोएगा, फिर उठ जाएगा। तो मतलब ये हालत होती थी। हाइपर एक्टिव था तो सोने का इशू तो उसको भी था गाइस। तो इस तरह से 4 बज जाते और 4 बजे फिर हम माँ बेटा उसको मैं दूध देती थी और मुझे खुद चाय वाय पीना है, मतलब थोड़ा फ्रेश होना है, क्योंकि उसके बाद मुझे प्लेग्राउंड में जाना होता था। प्लेग्राउंड में मतलब ऐसी की तैसी हो जाती थी, हालत ख़राब हो जाती थी वहाँ पे। तो मुझे फुल भागना पड़ता था उसके पीछे। सोचो 4-5 साल की 6 साल की एज में अर्नब इस तरह से फुर्ती से भागता था कि मतलब पकड़ना मुश्किल हो जाता था, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था। और आप देखोगे तो मेरी बॉडी की हालत भी इसी की वजह से हुई है, मतलब इतना एनर्जी उसमें लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करेगा प्लेग्राउंड में जाके उसको क्या करना है, दूसरे बच्चों के बीच में घुसना है। उसको जाके कोई अगर बॉल खेल रहा है तो बॉल ले लेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये दूसरे का बॉल है, मुझे नहीं लेना है। स्लाइड में जाके भी मैं नीचे से चिल्ला रही हूँ अर्नब लाइन में, वो सीधा घुस रहा है ऊपर। कुछ लाइन बाइन तो क्या है, सीधा जाके मतलब वो तो मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है कि ये जब छोटे होते हैं तो प्लेग्राउंड में क्या हालत होती है। तो वो डेली का काम था मेरा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर एक होप थी कि प्लेग्राउंड में जाके ही मैं उसको कुछ मैनर सिखा पाऊँगी, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है ना, तो मतलब हम सिर्फ मैं, हस्बैंड और अर्नब। तो ये सोशलाइजेशन मैं उसको कहाँ से दूंगी गाइस। ये मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, प्लेग्राउंड में जाके उसको सारे सोशल मैनर जो भी हैं, सोशल बिहेवियर उसे सिखाना है। तो वो चीज़ मतलब भागते भागते जब भी वो रॉन्ग कर रहा है तो उसको रॉन्ग करने से रोकना है। जब भी मुझे लगता कि वो किसी को हर्ट करने वाला है तो मैं एकदम से भाग के उसके साथ खड़ी हो जाती, या दूसरे सामने वाले को मैं वार्न कर देती कि इसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से पेरेंट है साथ में तो है, नहीं तो मैं सब बच्चों को उससे सिक्योर करती थी, लेकिन उसको रोकती नहीं थी। ये ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि गुस्से में आकर या इरिटेट होके, गाइस ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ कभी नहीं की कि उसको मैं मतलब खुद एम्बेरस होके वहाँ से मैं निकाल लूँ। तो ये फुल मेरा टाइमिंग था कि 1 से 1.5 घंटा उसको मुझे प्लेग्राउंड में रखना है और उसको सब सिखाना है। बहुत सारी गलतियाँ की उसने स्टार्टिंग में, मैंने पहले भी शेयर किया है कैसे वो दूसरे बच्चों की आइज़ में मिट्टी डाल देता था अगर कोई झूले से नहीं उठ रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर एंड में बाद में और ख़राब होने लगा, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो 1-2 बार तो मैंने फिर पिटने दिया उसको। जैसे ही दूसरा बच्चे के आइज़ में आप मिट्टी डाल रहे हो तो सामने वाला कुछ तो करेगा ना फिर। तो इस तरह से कई बार मैंने डिस्कस किया है कि प्लेग्राउंड में जब प्रॉब्लम आती थी उनको मैं कैसे मैंने डील किया है पहले भी और आज भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये पूरे डे में ये जो प्लेग्राउंड वाला पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि कई ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। यही वो चीज़ है जो 70% आपके बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगी। इसको क्विट मत कीजिए। तो होते थे, कई इंसिडेंट होते थे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में तो उस वक्त सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरह से मुझे डायग्नोज को रॉन्ग प्रूव करना है, मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे जैसे झटका सा लगा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक्चुअली वही बोलते हैं ना कि वही चीज़ फिर आपको एनर्जी देती है आगे से आगे। तो बहुत पापड़ बेले मैंने उसको सोशल बिहेवियर सिखाने के लिए। कई बार मैं उसको अकेला छोड़ देती बच्चों के बीच में, जब मतलब मुझे लगता कि सिक्योर है सब कुछ। तो कई बार वो शरारत करता और दूसरे बच्चे उसको परेशान करते, या कई बार उसको भी पड़ती थी उन दूसरे बच्चों से। तो मैं यही सोचती थी कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से सीखे कि अगर तुम दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। और ये चीज़ मेरे लिए वर्क की। अर्नब 2nd या 3rd टाइम डर जाता था, वो दोबारा वो चीज़ें रिपीट करने में डर जाता था। आज भी ऐसा ही होता है, वो कुछ अगर नया रिपीट कर रहा है और कुछ उसके साथ बैड हो गया ना, 2nd डे वो जब दोबारा वहाँ पे जाता है ना तो वो बहुत डरता है, वो डर जाता है उन चीज़ों से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्लेग्राउंड में जाके आप बच्चे को सीखने दें कि नेगेटिव अगर आप करते हो तो सामने वाले से भी नेगेटिव ही मिलता है। तो करने दीजिए, जो कर रहे हैं प्लेग्राउंड में करने दीजिए। तो प्लेग्राउंड में जब 1 से 1.5 घंटा हो गया तब तक उसके पापा ऑफिस से आ जाते थे, फिर हम लोग घर पे वापस आ जाते थे। शाम को उसके पापा मतलब थोड़ा खाना वाना बनाते थे। पूरा दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती थी उस टाइम पे, थोड़ा खाना वाना में वो हेल्प कर देते थे।
और खाने के बाद फिर हम लोग वॉकिंग करने जाते थे, क्योंकि अर्नब महाराज रात को नहीं सोते थे। तो उसको वॉकिंग करा के हम लोग थोड़ा सा क्या होता था कि वो थक जाता था और फिर रात को थोड़ा सो जाता था वो। और क्या होता था रात को, मतलब वो रोता था। दिन में क्या होता था 50 बार लगभग वो स्लाइड ऊपर से नीचे कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है बार बार। ऑटिज़म में रेपिटेटिव बिहेवियर तो होता ही है, ये हम सब जानते हैं। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने कितनी बार स्लाइडिंग कर दी। तो शाम को क्या होता था, उसकी लेग्स में पेन हो जाता था गाइस। तो थोड़ा सा ना वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की, ये मेरे हस्बैंड ने नोटिस की कि अगर रो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी लेग्स में पेन हो रहा है। तो एक दो बार उन्होंने जब उसकी लेग्स में अच्छे से मालिश की, तेल से पूरी बॉडी में मालिश की, तो वो बहुत रिलैक्स होके सोया। तो वहाँ से हम लोगों को पता चला कि उसको लेग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मसल पेन हो जाता है उसको। तो ये मेरे पूरा दिन का शेड्यूल था गाइस उस टाइम पे। बाद में ये चेंज हो गया। बाद में ये चीज़, ये जो आप देख रहे हो पूरे दिन के शेड्यूल में आप देख रहे हो, अर्नब को ब्रेक्स मिल जाते थे लेकिन मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलता था गाइस पूरा दिन। उसके बाद और ऐड हो गया चीज़, जब वो स्कूल में गया तो मुझे अब स्कूल में भी उसके साथ जाना है 1.5 घंटा, तो वहाँ पे भी बैठना है। फिर मुझे उसका ओटी सेशन भी 2 टाइम करवाना है दिन में। फिर मुझे उसकी लैंग्वेज भी करवानी है, वो भी सॉर्टिंग मैचिंग सब मुझे साथ में, लैंग्वेज का भी सब करना है। तो उसके बाद तो और ब्रेक मिलना जो है वो और रिड्यूस हो गया। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो 7 ईयर की एज तक ऐसे ही चला रहा। आई थिंक लॉकडाउन से पहले तो यही तो हालत था। लॉकडाउन के बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला, रिलैक्स मिला, फिर तो सबको ही रिलैक्स हो गया लॉकडाउन में तो कोरोना की वजह से। तो ये प्रॉब्लम था। और अभी क्या करती हूँ मैं, अभी अर्नब सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वो रिलैक्स होने के लिए आई थिंक हाफ एन आवर मैं उसको फ़ोन देती हूँ, आके फ़ोन देखता है। फिर उसके बाद मैं सब वो राइटिंग वर्क जो होता है उसका बोर्ड पे मैं सब एक के बाद एक लिखती जाती हूँ। वो अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करता है। हाफ टाइम ही रखा है मैंने उसका अभी भी। तो और उसके बाद लंच के बाद फिर मैं उसका जो एकेडमिक होता है, जो मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ाना है, बुक से पढ़ाना है, वो सब मैं कवर करती हूँ। और लंच से पहले मैं कोशिश भी करती हूँ कि उसको लैंग्वेज का जो है वो ज़्यादातर सैटरडे संडे में अब ये चीज़ ज़्यादा लेती हूँ, छुट्टी के दिन ज़्यादा लेती हूँ जो लैंग्वेज उसका करवाना है। अदरवाइज़ बुक से ही कवर हो रहा है अभी उसका लैंग्वेज का। और डेली लाइफ में भी अभी वो खुद से बोलना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा मुझे वो बर्डन कम हो गया है। अदरवाइज़ पूरे का पूरा शेड्यूल वही है गाइज़, अभी भी मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलता है। स्कूल्स के आने के बाद मुझे अपने घर का भी काम करना पड़ता है और फिर उसका जो राइटिंग का है वो भी मुझे देखना पड़ता है। इंडिपेंडेंटली करता है लेकिन बीच बीच में बोर्ड पे आके सब लिखना पड़ता है मुझे। तो लंच के बाद फिर उसको पढ़ाना होता है, उसी में 4 बज जाते हैं गाइज़। तो आधा घंटा 1 घंटा मैं थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ लंच के बाद, पढ़ने के बाद फिर हम लोग प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। तो अब प्लेग्राउंड में जाके क्या होता है, वो खुद से खेलता है और मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो अब जाके मुझे शाम को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज़ पूरे का पूरा शेड्यूल वही का वही है। तो आई होप आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प होगा गाइस, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।